नमस्कार, मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। देश और दुनिया की बड़ी, अहम और सबसे ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ में। आज की इस रिपोर्ट में एक के बाद एक ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक तरफ एयर इंडिया का विमान कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पहुंच गया, जिससे सुरक्षा और विमानन व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। दूसरी ओर कश्मीर से भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। इसी बीच ईरान से ऐसी खबर आई है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें अब टिक गई हैं। जहां पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी को लेकर अहम जानकारी सामने आई है, वहीं गजा युद्ध को लेकर भारत की विदेश नीति पर सियासी घमासान तेज हो गया है और कांग्रेस तथा भाजपा अब आमने सामने आ गई है। इन सभी घटनाओं का असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सुरक्षा और वैश्विक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या है पूरी कहानी, कौन से बयान बने नई बहस की वजह और क्यों इन खबरों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जानेंगे विस्तार से इस विशेष रिपोर्ट में। दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-479 सोमवार रात अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान गो अराउंड करते समय कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के अनुसार विमान जब अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा था, तभी रनवे पर पक्षी के टकराने की घटना के बाद निरीक्षण किए जाने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को होल्ड पर रहने के निर्देश दिए। इसी दौरान रडार विक्टरिंग और गो अराउंड की प्रक्रिया में विमान ने थोड़े समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। DGCA ने बताया कि इस दौरान पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय किया गया, जिसके बाद विमान को दिल्ली डाइवर्ट किया गया और उसने सुरक्षित रूप से दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। लगभग 1 घंटे के बाद यही विमान दोबारा दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हुआ और रात 10 बजे के बाद सुरक्षित रूप से अमृतसर पहुंचा। एयर इंडिया ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि गो अराउंड के दौरान विमान ने सीमित स्तर पर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। एयरलाइन ने बताया कि घटना की जानकारी नियामक अधिकारियों को दे दी गई है और कंपनी अपने स्तर पर भी मामले की आंतरिक जांच कर रही है। DGCA ने इस घटना के बाद अमृतसर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयर इंडिया के ऑपरेटिंग क्रू के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की है। नियामक के अनुसार घटना के समय पर रिपोर्ट नहीं किए जाने के कारण यह कदम उठाया गया है। हालांकि DGCA ने यह नहीं बताया कि संबंधित अधिकारियों और क्रू के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि अप्रैल 2025 से पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रखा है, इसलिए किसी भी भारतीय विमान का पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना एक संवेदनशील मामला माना जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि विमान के पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। राहत की बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित है तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। अलगाववादी नेता और कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत और आपसी मित्रता को सबसे प्रभावी रास्ता बताया है। श्रीनगर में एक व्यावसायिक परियोजना के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं, उसी तरह भारत और पाकिस्तान को भी संवाद की मेज पर आना चाहिए, यानी डायलॉग की मेज पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका और ईरान बातचीत कर सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान भी ऐसा कर सकते हैं। मीरवाइज ने कहा कि उन्होंने भारत के नेतृत्व से हमेशा संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है, क्योंकि युद्ध किसी भी विवाद का स्थायी समाधान नहीं होता है। उनके अनुसार समस्याओं का समाधान केवल बातचीत के माध्यम से ही संभव हो पाता है और भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधी क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने का सबसे अच्छा मार्ग है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता न केवल दोनों देशों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि इससे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों, जिनमें कश्मीर का प्रश्न भी शामिल है, को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान और कश्मीर के नेतृत्व शांति और संवाद की दिशा में सकारात्मक प्रयासों का समर्थन करेंगे, ताकि सभी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल किए जा सके।
मीरवाइज ने कहा कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आर्थिक संभावनाओं और मानव संसाधनों से भरपूर है। यदि क्षेत्र के राजनीतिक नेतृत्व में दूरदृष्टि हो और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा दिखाई जाए तो पूरा क्षेत्र विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एकता पर भी विशेष जोर दिया। मीरवाइज ने कहा कि लोगों की पहचान और हितों की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच आपसी एकता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि घाटी के विभिन्न धार्मिक संगठनों के साझा मंच मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सभी सदस्य इस बात पर सहमत है कि सभी संप्रदायों के बीच भाईचारा और सहयोग मजबूत होना चाहिए। यदि कभी किसी प्रकार का मतभेद या गलतफहमी पैदा होती है तो उसे आपसी बातचीत, सद्भाव और अच्छे इरादे के साथ सुलझाया जाना चाहिए ताकि समाज में एकता और शांति बनी रहे। सूत्रों के अनुसार ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल जनरल सैयद हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय अंतिम संस्कार और दफन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। हयातुल्लाह अली खामनेई, जो ईरान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में शामिल रहे, 28 फरवरी को मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के पहले ही दिन अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र मुस्तफा खामनेई ने सर्वोच्च नेता का पद संभाला। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेंगे। इस दौरान 7 जुलाई को पवित्र शहर क़ौम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जबकि अन्य दिनों में भी विभिन्न धार्मिक और राजकीय कार्यक्रम होंगे। 9 जुलाई को हयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द किया जाएगा। ईरानी प्रशासन का अनुमान है कि 6 दिनों तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में लाखों लोग शामिल होंगे और ये हाल के वर्षों के सबसे बड़े और सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय शोक समारोह में से एक होगा। ये अंतिम संस्कार ऐसे समय में हो रहे हैं जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम शांति समझौते के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और मतभेद सुलझाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। भारत और ईरान के बीच दशकों पुराने रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध रहे, ये हम सभी जानते हैं। हाल के क्षेत्रीय तनाव और युद्ध के बावजूद दोनों देशों ने अपने संबंधों को बनाए रखा है। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कई बार बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसी वर्ष भारत का दौरा भी किया था, जबकि ईरान के अन्य प्रतिनिधि मंडल भी हाल के सप्ताहों में भारत आए थे। ऐसे में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ईरान यात्रा को दोनों देशों के पारंपरिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गजा संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार की लगातार चुप्पी को ना तो नैतिक रूप से और ना ही तर्कसंगत तरीके से उचित ठहराया जा सकता है। उन्होंने अपने लेख में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्टों में आरोप लगाया है कि गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई बेहद गंभीर मानवीय संकट पैदा कर रही है। सोनिया गांधी ने दावा ये किया कि आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में कहा यह गया है कि बड़ी संख्या में बच्चों की मौत और घायल होने की घटनाएं सामने आई हैं तथा स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक नुकसान पहुंचा है। सोनिया गांधी ने कहा कि गजा में बच्चों और नागरिकों पर पड़ रहे प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा आरोप लगाया कि अस्पतालों और स्वास्थ्य ढांचे के नष्ट होने से महिलाओं और बच्चों पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट गजा में मानवीय स्थिति की भयावह तस्वीर पेश कर रही है। हालांकि सोनिया गांधी ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले को जघन्य, भयावह और पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल बताया था, लेकिन साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उसके बाद इजराइल की सैन्य कार्रवाई अत्यधिक कठोर और अमानवीय रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इजराइल के कुछ वरिष्ठ नेताओं के सार्वजनिक बयानों से कठोर सैन्य कार्रवाई की मंशा झलकती है। सोनिया गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में उठाए गए कदमों, दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर मामले तथा कुछ यूरोपीय देशों द्वारा इजराइल को हथियारों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा इजरायली नेतृत्व के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
किए गए थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश गजा की स्थिति पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, भारत की ओर से अपेक्षित स्पष्ट प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। उनके अनुसार भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति उपनिवेशवाद विरोध, राष्ट्रीय संप्रभुता, शांति और मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है, लेकिन वर्तमान में भारत इन सिद्धांतों से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में 5 वर्षीय फिलिस्तीनी बच्चे हिंद रजब का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उसकी मौत गजा में आम नागरिकों को, विशेषकर बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मानवीय मामलों पर पूरी दुनिया का ध्यान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की मौजूदा नीति से फिलिस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के कई पारंपरिक साझेदार देशों के साथ संबंध प्रभावित हुए हैं। उनके अनुसार इससे भारत की नैतिक और रणनीतिक स्थिति दोनों पर असर पड़ा है। सोनिया गांधी के इस लेख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ये भारत की विदेश नीति पर गंभीर विचार करने का एक अवसर इस तरीके से पेश किया है। वहीं राहुल गांधी ने भी लेख साझा करते हुए कहा कि भारत को स्वतंत्र विदेश नीति, मानवीय मूल्यों और गजा के मुद्दों पर नैतिक स्पष्टता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस विदेश नीति के मुद्दे पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर कई बार अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर दिया है, मानवीय सहायता भेजी है और संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम से जुड़े प्रस्तावों का समर्थन भी किया है। पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अमेरिका और रूस, यूक्रेन और ईरान जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ भी संतुलित कूटनीतिक संबंध बनाए रखने में सफलता हासिल की है। उनके अनुसार यह भारत की ऑल अलाइनमेंट यानी सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की नीति का एक एग्जाम्पल है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देशों, जिनमें अनेक मुस्लिम बहुल राष्ट्र भी शामिल हैं, ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के कारण इजराइल के साथ संबंधों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया और आज भी विदेश नीति के मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बयानबाजी कर रही है। ये थी आज की अपडेट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।